एक बार एक राजा था, वो अपने महल में आराम कर रहा था तो महल के सामने एक भिखारी आया और उसने राजा को बुलाया और राजा से कहा कि तुम इस दुनिया के सबसे गरीब आदमी हो। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास इतनी सत्ता है और तुम मुझे दुनिया का सबसे गरीब आदमी क्यों कह रहे हो। तो उस भिखारी ने राजा से कहा कि तुम्हारे पास भले संपत्ति है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास जो है हीरे जवाहरात हैं, सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा मर गई है क्योंकि तुम इन सब लालच के पीछे पागल हुए पड़े हो, सत्ता के पीछे पागल हुए पड़े हो। ऐसे सवाल इंसान को सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि सुख असल में क्या है, किसे हम सुख कहेंगे। ठीक वैसे ही जब जैसे हम सब अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छा असल में होता क्या है, अच्छा हम किस चीज़ को कहेंगे, सुख हम किस चीज़ को कहेंगे। ऐसे कई सारे सवाल जो हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं, जो आम जिंदगी में हमें सवाल लगते ही नहीं, लेकिन इंसान डीपली सोचे तो ये सवाल उभर के आते हैं और एक जो है गहराई में लेकर जाते हैं। आज उसी गहराई में हम लोग जाएंगे और शुरू करेंगे फिलॉसफी का पोर्शन जो हमारा है एथिक्स में। कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया। वेस्ट का भी पढ़ेंगे लेकिन पहले इंडिया का पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम लोग देखेंगे कि फ़िलॉसफ़ी होती क्या है। तो बेसिकली फ़िलॉसफ़ी का एक इंट्रोडक्शन हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है कि फ़िलॉसफ़ी इज़ द स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज़, रीज़न एंड ह्यूमन नेचर। फ़िलॉसफ़ी उन बुनियादी सवालों की एक पढ़ाई है, स्टडी है, जिसमें हम लोग एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, ज्ञान, मूल्य, तर्क और मानव प्रकृति के बारे में मतलब सवाल करते हैं। ये वर्ड आया है दो शब्दों से, फिलो प्लस सोफिया। फिलो का मतलब होता है लव या प्रेम, सोफिया का मतलब होता है विजडम यानी कि ज्ञान, और इससे मिलके बना आपका फिलॉसफी जिसका मतलब है लव ऑफ विजडम या ज्ञान का प्रेम। इसको लेके आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं सोक्रेटिस का, सुकरात का, कि कैसे फिलॉसफी हमें बाध्य करता है हर चीज़ों को सोचने के लिए, हर चीज़ों को रेशनैलिटी के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ सोचने के लिए। एक कॉन्सेप्ट है सोक्रेटिस क्वेश्चनिंग मेथड। सोक्रेटिस की आदत थी, जिसको हिंदी में सुकरात बोलते हैं, क्वेश्चन करने की आदत थी हर चीज़ को लेकर। जैसे कि एक बार उनके पास एक खूबसूरत लड़की आई, लड़की ने बोला कि हमसे शादी कर लो, जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो तुम्हारे जैसा ज़हीन होगा, एक बुद्धि वाला होगा और मेरी उसको खूबसूरती मिल जाएगी, तो बच्चा कितना आगे बढ़ेगा, खूबसूरत भी प्लस दिमाग भी। सोक्रेटिस ने कहा कि क्या होगा अगर उस बच्चे को बुद्धि तुम्हारी मिल गई और शक्ल मेरी मिल जाए, तो वो तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इस तरीके से सोक्रेटिस ने कहा कि हर चीज़ को इंसान क्वेश्चन करे, कोई भी चीज़ हो रही है उसको क्वेश्चन करे। कोई कहे कि सच बोलना चाहिए तो पहले क्वेश्चन करे कि सच होता क्या है। कोई बोले कि ईमानदारी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, तो जस्टिस का असल में मतलब क्या है। जब आप हर चीज़ को क्वेश्चन करेंगे तो आपकी एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी और आप सच्चाई की तरफ बढ़ेंगे। यही क्या है, फिलॉसफी है। तो इसके की कॉन्सेप्ट्स यही सब हैं कि इंसान क्रिटिकल थिंकिंग करता रहे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता रहे, वो भी बिना वजह के नहीं बल्कि सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ, लॉजिकल वे में, यूनिवर्सैलिटी को देखते हुए। ये नहीं कि पर्सनल ओपिनियन इंसान उसमें डाले या अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बातें करे। क्वेश्चन ऐसे हों जो सारी मानवता के लिए। यही सारी चीज़ें जिसमें डील की जाती हैं, वही आपका क्या है, फ़िलॉसफ़ी है, जो आप ये इन सारी चीज़ों का मतलब इन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए हमें कई सारे सवालों के जवाब देती है। जैसे कि शुरू में हम एक कहानी बताए कि सुख क्या है, कौन बताएगा, फ़िलॉसफ़ी। सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, कौन बताएगा, फ़िलॉसफ़ी। ज्ञान क्या है, ज्ञान किसको कहेंगे। हम पढ़ लिख कर मान लीजिए 10 डिग्री लेके बैठे हैं लेकिन किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है। एक ऐसा इंसान है जिसने कुछ पढ़ाई नहीं की लेकिन उसको बात करने का सलीका मालूम है। तो वास्तविक ज्ञान किसको कहेंगे, सही क्या है गलत क्या है ये कैसे पता चलेगा। और ज़िंदगी का मकसद क्या है, दुनिया में इंसान आया क्यों है, जीने की वजह क्या है। आप अच्छा बुरा कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, बुरा करने से खुद को रोक रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, अच्छा करने के पीछे भाग रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। सारी चीज़ें किस में आएंगी, फ़िलॉसफी में आएंगी। ये सारे सवालों के जवाब फ़िलॉसफी की अलग अलग ब्रांचेस देती हैं। उसमें से कुछ ब्रांचेस का एक ओवरव्यू आज के क्लास में हम लोग लेंगे। पहली ब्रांच है मेटाफिज़िक्स, अधिविद्या। हिंदी में ट्रांसलेशन है, बड़ा हिंदी थोड़ा सा वो इशू रहता है, बट ब्रैकेट में हम हिंदी डालते हैं ताकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको आसानी हो।
तो ये क्या करता है? द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। मेटाफिजिक्स बेसिकली जो है, जो अस्तित्व है, जो वजूद है, जो वास्तविकता है, उसकी बातें करता है। गॉड है कि नहीं है इसकी बातें करता है। इसकी कई सारी ब्रांचेज हैं, जैसे कि थियोलॉजी, गॉड के बारे में, ईश्वर के बारे में सवाल जवाब उसमें है, ईश्वर है नहीं है, वजूद है कि नहीं है। ऐसे कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के बारे में। साइकोलॉजी, सोल के बारे में, रूह के बारे में, आत्मा के बारे में, आत्मा है कि नहीं है। तो बेसिकली ये रियलिटी और अस्तित्व के बारे में सवाल करता है कि अस्तित्व क्या है, ये दुनिया क्या है, क्या इस दुनिया के बाहर भी कुछ है, ईश्वर है वहाँ ऊपर बैठा हुआ। ये सारी चीज़ें किससे डील होती हैं? मेटाफिजिक्स से। दूसरी ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज। ज्ञान की पढ़ाई है, स्टडी ऑफ नॉलेज। ज्ञान होता क्या है, ज्ञान हम किसको कहेंगे? जैसे भी एग्जाम्पल दिए ना कि अगर हम हैं सब पढ़ लिख के भी बदतमीजी अगर कर रहे हैं, बड़ों की इज्जत मान लीजिए नहीं कर रहे हैं, तो फिर पढ़ाई क्या वो पढ़ाई है? वो ज्ञान है? कोई एक इंसान है जिसने कोई किताब नहीं छुई लेकिन उसके अंदर हर सलीका, हर तरीका मौजूद है, वो भी तो अपने आप में ज्ञान है। तो ज्ञान असल में है क्या? ज्ञान किसको कहेंगे? और ज्ञान की सीमा कहाँ तक है, उसकी लिमिटेशन कहाँ तक है? हम कैसे जानते हैं कि हमें सब पता है? ठीक है, जैसे बहुत सारे फिलोसफर्स ने ये बात बोली कि हम अगर सीखना चाहते हैं, ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको मानना पड़ेगा कि हम जाहिल हैं, हमको कुछ पता नहीं, हम अज्ञानी हैं। जब हम ये मानेंगे कि हम अज्ञानी हैं, तभी हम आगे का सीख पाएंगे। अगर हम मान रहे हैं कि नहीं हमको सब कुछ पता है, तो हमको सीखने की चाह पैदा ही नहीं होगी। ये सारी चीज़ें कहाँ डील हो रही हैं? आपके एपिस्टेमोलॉजी में। जैसे मान लीजिए आपको सब पता है, आप पृथ्वी पर रह रहे हैं, आपको ये भी पता है कि ऐसे ही बहुत सारे गोले जो है ब्रह्मांड में, आसमान में है। आपका मिल्की वे है, तो हो सकता है और भी वहाँ पे और कई सारे लाखों करोड़ों होंगे। सूरज आपको एक दिख रहा है, क्या पता ऊपर कुछ और बहुत कुछ हो। ये ज्ञान कहाँ तक सीमित है? कहाँ तक आप जाएंगे? आप जहाँ तक मान लीजिए अब तक साइंस को पता है, क्या वही सब खत्म है या उसके पीछे भी कुछ है? ये सारी चीज़ें क्या है, एपिस्टेमोलॉजी में डील की जाती हैं। इसमें देखिए एक एग्जाम्पल डेस्कार्ट्स का दिए हैं। डेस्कार्ट्स की जो है लाइन है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ क्योंकि मैं हूँ। मतलब इंसान का वजूद ही तब है जब वो सोच रहा है। ठीक है, वो भाग रहा है नॉलेज के पीछे, सोचने के पीछे। तीसरी ब्रांच है एथिक्स, जो कि आपका सिलेबस पढ़ ही रहे हैं आप। एथिक्स क्या है? ये बताता है पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, सही और गलत क्या है। जैसे हर इंसान जो ज़िंदगी में ना एक मकसद के साथ जी रहा है। अगर धर्म के चश्मे से आप देखें तो भी एक मकसद के साथ इंसान जी रहा है। हिंदुज़म को आप देखिए, 4 पुरुषार्थ आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो 4 पुरुषार्थ उस हर हिंदू को क्या है, उसको फॉलो करना है, उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और जब वो गुजारेगा तो आखिरी पुरुषार्थ जो कि मोक्ष है, वहाँ तक इंसान पहुँचेगा। मकसद है ज़िंदगी का। ऐसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ले लीजिए, टू टाई अगेन, वापस जाना है। यहाँ दुनिया में ये क्या है, एग्ज़ाम हॉल है। यहाँ पे आप एग्ज़ाम देने आए हैं, अच्छा बुरा आप जो करेंगे सब यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है, आपका सब नोट हो रहा है। मरने के बाद आपको वहाँ जो दुनिया ऊपर है वो हमेशा हमेशा के लिए आपको वहाँ पे जाना है। तो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वही एग्ज़ाम की तैयारी आपका क्या है, ज़िंदगी का मकसद है। और वो तैयारी क्या है, सही गलत उसमें बताया गया, सारी चीज़ें बताई गई। अच्छे से ज़िंदगी गुजारनी है जिसमें इंसान एक दूसरे की चीज़ों को समझे, तकलीफ़ ना दे, अच्छे से ज़िंदगी गुजारे। ये सब किस में डील हो रहा है? एथिक्स में। सही गलत सब बताया जा रहा है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, कैसे परफेक्ट जो है बिहेवियर डेवलप इंसान करे, जो कि आप सब पढ़ते आ रहे हैं। क्या है? एथिक्स है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हम दिए हैं कांट्स का कैटेगोरिकल इम्परेटिव। ये भी सही गलत की बात बता रहा है। कांट क्या कहते हैं? कहते हैं कि सही और गलत का अगर पता लगाना है तो आप देखिए कि वो रूल या वो बात पूरी दुनिया पे अप्लाई हो रही है कि नहीं, मतलब मैक्सिमम लोगों पे अप्लाई हो रही है कि नहीं। पता लगाना है कि हाँ ये रूल अच्छा है कि नहीं, तो देखिए कि सब लोग उससे खुश हैं कि नहीं, या सब पे अप्लाई हो रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं सिर्फ मेरे पे ही अप्लाई हो रही। ठीक है, जैसे कि अज्यूम करिए कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप पर्सनली फील करते हैं कि जो है हमको पसंद नहीं है चीज़, लेकिन वही चीज़ आप दुनिया के लिए मान लीजिए कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, तो आपको उसमें एतराज़ नहीं, अपने लिए वो चीज़ पसंद नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ खुद जो है, मतलब आप देख रहे हैं कि हमको ये चाहिए, तो क्या आप देखिए कि वो दूसरों को भी वो आप देने के लिए राज़ी हैं। जैसे कि आप एक कोटेशन सुने होंगे कि अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो जो खुद के लिए पसंद कर रहे हो।
अपने पड़ोसी का भी वैसे ही सोचो जैसे अपना सोच रहे हो। सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है ना, यूनिवर्सैलिटी की बात हो रही है। वही बात कांट यहाँ पे कह रहे हैं कि वही चीज़ करो, उसी चीज़ के अकॉर्डिंग चलो जो यूनिवर्सल लॉ बन सकता है, जो सब पर अप्लाई हो सकता है। खुद के लिए अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हम मेरे लिए सही है तो ये मोरल हो गया, अच्छी चीज़ हो गई। अच्छी चीज़ तभी है जब वो सब पर अप्लाई हो रही है, यूनिवर्सैलिटी दिखाई दे, एक ह्यूमन की जो डिग्निटी है, जो रिस्पेक्ट है, वो दिखाई दे। चौथी ब्रांच है एस्थेटिक्स। इसमें सौंदर्य की बात की जाती है, सौंदर्य शास्त्र है। खूबसूरती क्या है, खूबसूरती किसको असल में कहेंगे। एक पेंटर जो पेंटिंग बना रहा है उसके लिए सबसे खूबसूरत चीज़ दुनिया की वही है। एक हिस्टोरियन जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए एक पुराना किला, मकबरा एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। एक जो है साइंटिस्ट है उसके लिए साइंटिफिक जो चीज़ें दिख जाएं उसके लिए वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो सौंदर्य असल में होता क्या है, ठीक है, क्या है सौंदर्य का टेस्ट, क्या है आर्ट, क्या चीज़ उसको बेहतरीन बनाती है, आकर्षक बनाती है, ये सारी चीज़ों का जो अध्ययन होता है वो है आपका एस्थेटिक्स। इसके अलावा अगला है लॉजिक, तर्कशास्त्र। अब लॉजिक का मतलब सीधा सा आप जो है यहाँ समझ सकते हैं कि तर्क की बातें हो रही हैं, रीजनिंग की बातें हो रही हैं, आर्गुमेंट की बातें हो रही हैं, तर्क वितर्क, वाद विवाद की बातें हो रही हैं। वाद विवाद वो टीवी वाला नहीं, तर्क के साथ, ठीक है, कि इंसान वैलिड पॉइंट्स देके आर्गुमेंट कर रहा है और एक कॉन्क्लूज़न खोजने की कोशिश कर रहा है, एक निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, बिना कुतर्क का, बिना झूठ का, बिना सच को तोड़े मरोड़े वो सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीज़ें डील की जाती हैं आपके तर्कशास्त्र में। एरिस्टोटल का एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, एरिस्टोटल सिलोगिज्म, अरस्तु का सिलोगिज्म क्या है ये। यहाँ पे इसने दो बातें बोली कि कोई भी चीज़ हो उसका एक जनरल स्टेटमेंट होता है, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है, और दोनों का इस्तेमाल करके हम एक कॉन्क्लूज़न पे पहुँचते हैं। कैसे तर्क वितर्क का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, अब देखिए एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे इसने दिया कि हर इंसान नश्वर है, हर इंसान को मरना है, ठीक है। दूसरा स्पेसिफिक सेंटेंस क्या हो गया, हम एक इंसान हैं। तो यानी कि कॉन्क्लूज़न क्या निकला कि हम भी एक इंसान हैं और हर इंसान नश्वर होता है, तो इसका मतलब हम नश्वर हैं। तीन सेंटेंस, दो, एक जनरल स्टेटमेंट, एक स्पेसिफिक, और तीसरा सेंटेंस जो आया वो उन दोनों को मिलाकर एक सेंस निकाल के कॉन्क्लूज़न पे हम पहुंच गए। ये क्या है, तर्क है, लॉजिक है। किस में पढ़ा जाएगा, लॉजिक या तर्क शास्त्र में। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक बुनियादी बात यह है कि वेस्टर्न और इंडियन फ़िलॉसफी में डिफरेंस क्या है। बुनियादी चीज़ देखेंगे, बहुत डीप नहीं जाएंगे क्योंकि ये पूरा फ़िलॉसफी का सीरीज़ नहीं है, ये एथिक्स की सीरीज़ है। तो उसी वे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, डीपली देखेंगे, लेकिन बहुत अंदर नहीं जाएंगे, एलेबोरेशन एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। तो फ़िलॉसफी जो प्रॉपर वे में एक ब्रांच की तरह आई, एक जो है सब्जेक्ट की तरह डेवलप हुई, वो वेस्ट से डेवलप हुई। लेकिन भारत में भी फ़िलॉसफी रही, वैदिक फ़िलॉसफी से शुरुआत आप देखिए 1500 ईसा पूर्व के बाद से सारी जो है किताबें डेवलप हुई हैं, और जो बेसिक इंडियन फ़िलॉसफी है वो सब वहीं से आई है, वेद से है, और जो है उपनिषद हैं, आपकी गीता हो गई, तो सारी चीज़ें वहीं से हैं। तो शुरुआत कैसे हुई और इनका क्या क्या एक बेसिक जो डिफरेंस है, इनका फोकस क्या है, कोर पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ यही देखते हैं कि शुरुआत कैसे हुई, हिस्टोरिकल रूट्स क्या हैं। तो वेस्टर्न फ़िलॉसफी की शुरुआत जो ग्रीक जो थिंकर्स थे वहाँ से शुरू हुई, जैसे कि सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल। हिंदी में बोलते हैं सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। इन तीनों से शुरुआत देखने को मिलती है, हालांकि इससे पहले भी कुछ लोग थे, आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो ये तीन थे। और इन्होंने जो बातें की वो आध्यात्म से जुड़ी बातें नहीं थीं, वो धर्म से जुड़ी बातें नहीं थीं, बल्कि वो तो धर्म के खिलाफ बातें थी, तभी तो वहाँ के जो क्रिश्चियन जो गुरु थे वो पसंद नहीं करते थे। तो इन्होंने जो बातें की वो लॉजिक की, साइंस की, पॉलिटिकल थियरीज दी इन्होंने, एरिस्टोटल ने जैसे। तो सिर्फ सारी बातें किस पे आधारित थी, तर्क पे। तो धर्म एक चीज़ अलग है, धर्म का कनेक्शन आस्था से होता है, तर्क उसमें भी होता है, लेकिन आम इंसान को तर्क समझ नहीं आता, तो आस्था में सब लोग रहते हैं। तो जब इन लोगों ने तर्क की बातें की तो वहाँ के लोगों ने इन्हें पसंद नहीं किया, तो उसमें बड़ी कहानी है, जब आगे हम लोग देखेंगे। तो बहरहाल वेस्टर्न फिलॉसफी क्या है, लॉजिक पे, साइंस पे बेस्ड होती है, लेकिन इंडियन फिलॉसफी साइंस पे, लॉजिक पे बेस्ड नहीं है,
हालांकि ठीक वही बात यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी साइंस एंड लॉजिक है, लेकिन मुख्य जो धारा है वो कहीं और जाती है। वो कहाँ जाती है? स्पिरिचुअलिज्म की तरफ और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ। सीधा सीधा कनेक्शन आपको जो दिखाई देगा वो आध्यात्म से दिखाई देगा, और एक इंसान कैसे अपने आप को ज़्यादा बेहतर बना सके, कैसे खुद को आके इंसान कैसे खुद का अच्छा बुरा सोचे, इस पे ज़्यादा फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न फिलॉसफी को आप देखेंगे तो वो खुद पे फोकस नहीं कर रहा है, वो दुनिया की चीज़ों पे फोकस करेगा, पूरी समाज पे फोकस करेगा, पूरी सोसाइटी पे फोकस करेगा, पूरी रेशनैलिटी के साथ दुनिया को एक सार्वभौमिकता के साथ लेकर चलने की बातें करेगा। बुरा कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन यूनिवर्सल बातें होंगी, रेशनल बातें होंगी, तार्किक बातें होंगी। लेकिन इंडियन फिलॉसफी कहेगा कि नहीं, पहले देखो कि तुम अच्छा काम कर रहे हो कि गलत काम कर रहे हो। जो तुम काम करोगे वही तुम भोगोगे। अच्छा काम करोगे तो तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये क्या है? आध्यात्म से कनेक्टेड है। 9 इंडियन फिलॉसफी में से 8 ऐसी फिलॉसफीज़ हैं जो मोक्ष में यकीन रखती हैं कि हाँ, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कोर फोकस इंडियन फिलॉसफी में स्पिरिचुअलिज्म पे है। इसके अलावा गॉड और डिविनिटी की बात की जाए, ईश्वर और दिव्यता की, तो वेस्टर्न फिलॉसफी लगभग कह लीजिए कि ईश्वर को नकारती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि वो ईश्वर के वजूद को मानती ही नहीं। लेकिन इंडियन फिलॉसफी में ईश्वर का वजूद है, भक्ति का वजूद है, ब्राह्मण का वजूद है, और मानते हैं कि हाँ, एक निर्माता है, एक क्रिएटर है, और यहाँ पे ये क्रिएशन है, उसी निर्माता ने ये सारी चीज़ें निर्मित की हैं, और उसी के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए। वही हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, वही सारी चीज़ें उसी के मन मुताबिक हो रही। सबका इसमें अलग अलग धारणा है, बट बेसिक चीज़ क्या है कि हाँ, ईश्वर में जो भारतीय दर्शन है वो मानता है। अगली चीज़ एथिक्स एंड मोरालिटी के केस में देखा जाए तो वेस्टर्न फिलॉसफी की जो मोरालिटी है वो यूनिवर्सल एक तरीके से है, कह लीजिए, वो भी तर्क पे आधारित है। जैसे कि कांट का एग्जाम्पल दिए ना, कांट कैटेगोरिकल इम्परेटिव, वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी कानून या चीज़ अच्छी तब है जब वो सब पर अप्लाई हो रही है। अगर सब पे अप्लाई हो रही है तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है, मोरल चीज़ है। सब पे अप्लाई नहीं हो रही है तो इमोरल है, गलत है, वो हटा के फेंक दो उसको। इंडियन फिलॉसफी कह रही है, इस चीज़ पे नहीं देखती है कि हम मैक्सिमम लोग जो है पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं, सब पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अगर गाली देने के लिए मान लीजिए पूरी दुनिया के लोग या मैक्सिमम लोग राज़ी हो गए तो गाली देना अच्छी बात नहीं हो जाएगी ना। इंडियन फिलॉसफी इन चीज़ों पे नहीं मानता। इंडियन फिलॉसफी जो है वो कहती है कि आप जो कर्म करेंगे, जो कि आपका धर्म है, जो कर्म आप करेंगे वही आपके पास आएगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, लिबरेशन आपका होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो अच्छा जीवन जीने का तरीका यही है कि इंसान अपने धर्म के अनुसार अपना कर्म करता रहे। नॉलेज को लेके अगर इनका अप्रोच देखा जाए तो वेस्टर्न फिलॉसफी एम्पिरिकल नॉलेज पे ध्यान जो है नहीं देता, मतलब एम्पिरिकल नॉलेज पे ध्यान देता है, सॉरी, और इसके साथ साथ रैशनलिज्म पे ज़्यादा ध्यान देता है। तार्किक जो बातें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देगा। अज्यूम करिए कि यहाँ पे हम कोई धर्म की कहानी बता रहे हैं माइथोलॉजिकल, तो वो उस नॉलेज को वो उतना सीरियसली नहीं लेंगे। तर्क के साथ, जो कि साइंस जैसे है ना, तो तार्किक चीज़ों पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं। वहीं इंडियन फिलॉसफी तार्किक चीज़ों पे वो भी फोकस करती है, लेकिन उसका मेन जो मुख्य जो केंद्र है वो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीनों को आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये आध्यात्म से जुड़ी चीज़ें हैं, और फिर किताबें भी आती हैं, लेकिन वो सब क्या हैं, सेकेंडरी दिखाई देंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बेसिक डिफरेंस हैं। इसके अलावा एक डिफरेंस ये भी है कि इंडियन फिलॉसफी अलग से एक फिलोसफिकल ब्रांच के तौर पे डेवलप नहीं की गई। बाद में वो ठीक है कैटेगरी बन गई, बट इंडियन फिलॉसफी जैसे वैदिक कल्चर आया तो वैदिक कल्चर के साथ वेद भी आ गए। फिर टाइम बढ़ता गया तो जो है उपनिषद वगैरह सब आने लगे, मनुस्मृति और जो है सारी जो भी किताबें हैं सब धीरे धीरे डेवलप हुई। और वो इसलिए नहीं डेवलप हुई कि हम लोग जो है एक अलग ब्रांच खड़ी कर रहे हैं, वो तो धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती गई। लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी क्या है कि वो प्रॉपर वे में डेवलप की गई। अब सॉक्रेटिस, एरिस्टोटल और प्लेटो, इन लोगों ने एक अलग धारा का निर्माण किया, एक अलग धारा में ये लोग निकल पड़े, और उसको लेके उन्होंने गहरे काम किए, कई सारी किताबें लिखी। जैसे एरिस्टोटल ने लिखी निकोमेनियन एथिक्स, उनके बेटे का नाम था, उनके नाम पे किताब लिखी। तो ऐसे अलग अलग स्पेसिफिक किताबें लिखी गई जो है फिलॉसफी के नाम पे। लेकिन इंडियन फिलॉसफी में ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक किताबें नहीं लिखी गई। जो किताबें मौजूद हैं वो मेटाफिजिक्स से कनेक्टेड हैं,
सीधा सीधा गॉड से, ईश्वर से, अस्तित्व से कनेक्टेड हैं। आप जो भी किताबें आप देखिए, वेद देखिए, उपनिषद देखिए, मनुस्मृति देखिए, गीता देखिए, वो सब सारा उपदेश सब कुछ कहाँ से, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास जो किताबें हैं वो यहीं से हैं और मतलब यहीं तक सीमित है। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर पसंद आया होगा। ये टेबल दिया हुआ है, आप टेबल देख सकते हैं। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।